हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारी जीवा क्लासेस में स्वागत है। आज हम भारत की जलवायु के अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके पहले हम भारत की जलवायु के अंतर्गत हमने पढ़ा था शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। स्टार्टिंग में हमने बताया था भारत में वर्षा 2 ऋतुओं में होती है, एक ग्रीष्म ऋतु में, एक शीत ऋतु में। तो हमने शीत ऋतु के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। आज की क्लास हमारी ग्रीष्म ऋतु में पहली क्लास होगी। इसके पहले हमने शीत ऋतु के बारे में हमने चर्चा किया था, जिसमें लगभग 2 क्लासें होंगी हमारी। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। हमने एक वर्ड नाम दिया था ITCZ। ये होता क्या है, इसके बारे में हमने बताया था, आपने पिछली क्लास में भी बताया था, इसके बारे में अच्छा बताया था, लेकिन एक बार और हम डिस्कस करना चाहेंगे। अभी ITCZ हमने बताया था, ये कर्क रेखा है, सॉरी विषुवत रेखा है ना, और ये ऊपर है कर्क रेखा और नीचे है मकर रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ये जो क्षेत्र होता है, ये होता है बहुत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, बहुत गर्म क्षेत्र होता है, क्योंकि इस जगह पर सूर्य की लंबवत किरणें साल भर पड़ती रहती हैं। सूर्य की किरणें साल भर पड़ती रहती हैं, लंबवत न सही, थोड़ा बहुत टेढ़ा ही सही, मगर ज़्यादातर सूर्य की किरणें, खड़ी किरणें इन 2 क्षेत्रों में पड़ती है। इस कारण से ये क्षेत्र ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जब ये क्षेत्र गर्म हो जाता तो इस क्षेत्र की जो हवाएं होती गर्म होकर के ऊपर उठने लगती हैं। ठीक है, जब हवाएं ऊपर उठने लगती हैं तो चारों तरफ से, दोनों तरफ से, मतलब ये 35 डिग्री ऊपर, ये 35 डिग्री ऊपर और 35 डिग्री नीचे, हमें बताया था 35 डिग्री ऊपर और 35 डिग्री नीचे से व्यापारिक हवाएं, 35 डिग्री ऊपर और 35 डिग्री नीचे से, मतलब ऊपर का मतलब उत्तरी गोलार्ध में 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से, दोनों गोलार्धों से 35 डिग्री, दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री अक्षांश से जो हवाएं विषुवत रेखा की ओर चलती हैं, जब विषुवत रेखा की ओर चलती हैं तो जब विषुवत रेखा में पहुंच के आपस में टकराती हैं तो वो हवाएं ऊपर उठने लगती हैं। तो जो हवाएं ऊपर उठने लगती है विषुवत रेखा के पास, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, उस क्षेत्र को बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ITCZ। वो हवाएं इसलिए आती हैं क्योंकि जब ये इस क्षेत्र की जो हवाएं होती हैं, इस क्षेत्र की कहा जाए तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, ये कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का क्षेत्र होता है, ये बहुत गर्म होता है। जब ये क्षेत्र गर्म हो जाता है तो यहाँ की हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ जाती हैं। ये गर्म होकर के हवाएं ऊपर उठ जाती हैं तो ये क्षेत्र निम्न वायु दाब का क्षेत्र हो जाता है, यानी कि निम्न वायु दाब का यहाँ पर निर्माण हो जाता है, जिससे उस निम्न वायु दाब के क्षेत्र को भरने के लिए दोनों तरफ से, यानी दोनों गोलार्धों से, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों से 35 डिग्री उत्तरी और 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं विषुवत रेखा की ओर चलने लगती हैं। और विषुवत रेखा की ओर ये हवाएं जब चलती हैं तो सीधे विषुवत रेखा की ओर न जाकर के ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। और जब ये हवाएं दोनों आपस में मिलती हैं तो ऐसे टकरा कर फिर ऊपर उठने लगती हैं। जिस जगह ये आपस में ऊपर उठने लगती है उसी क्षेत्र, उसी को हम बोलते हैं ITCZ। ठीक है, यही चीज़ था ITCZ। आज हम पढ़ेंगे मौसम, ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि के बारे में, क्योंकि ITCZ के बारे में हमने बताया था, पिछली क्लास में हमने बताया था ITCZ जो है सूर्य की किरणें। हमने बताया था पिछली क्लास में कि ITCZ जो है, ये जो है सूर्य, जैसे सूर्य की किरणें, जैसे सूर्य जो है, सूर्य उत्तरी गोलार्ध, सूर्य विचलन कहाँ करता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। सूर्य साल भर विचलन करता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, यही चीज़ हमने बताया था। तो जब सूर्य दक्षिणायन होता है, यानी दक्षिणायन मतलब कि ये है मकर रेखा और ऊपर है ये है कर्क रेखा। क्लियर है? जब सूर्य दक्षिणायन होता है, माने कि विषुवत रेखा, इसको बोलते बीच वाली को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, विषुवत
रेखा। जब सूर्य दक्षिणायन होता है, दक्षिणायन होकर मतलब विषुवत रेखा के दक्षिण में जाता है, ये ऊपर होता है उत्तरी और ये नीचे होता है दक्षिणी, ठीक है। तो जब सूर्य दक्षिणायन होता है अर्थात कि विषुवत रेखा के जब दक्षिण में विचलन करता है तो ITCZ भी सूर्य के साथ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। सूर्य के साथ ITCZ भी दक्षिण की ओर खिसक जाता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है अर्थात विषुवत रेखा के उत्तर में विचलन करता है तब ITCZ भी सूर्य के साथ उत्तर में मूव कर जाता है या खिसक जाता है, ठीक है। अब देखो जब ये खिसक जाता है सूर्य तो भारत हमने बताया, ये भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार है। तो जब सूर्य उत्तरायण करने लगता है तो एक समय आता है कि जो ITCZ का जो क्षेत्र है भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ITCZ का निर्माण हो जाता है या ITCZ अपने आप को यहाँ पर स्थापित कर लेता है या अपने आप को यहाँ पर मूव कर लेता है या स्थित कर लेता है। एक समय ऐसा आता है कि ITCZ अपने यहाँ पर स्थिर कर लेता है। इसको मैं रफ करके बता रहा हूँ। 22 दिसंबर के बाद एक बार इसको मैं डायग्राम बनाता हूँ फिर से, इसके बाद मैं बताऊँगा लिखना कैसे। ये हमारा कर्क रेखा है, सॉरी विषुवत रेखा, यानी 0 डिग्री मतलब विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसके ऊपर होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो इसको क्या बोलते हैं कर्क रेखा। और इसके दक्षिण में होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो इसको क्या बोलते हैं मकर रेखा। इसका नाम लिख दूं मकर रेखा, ठीक है, और इसका नाम लिख दूं कर्क रेखा। क्लियर है? अब देखो, अभी हमने बताया कि सूर्य जो है दक्षिणायन और उत्तरायण क्या है। हमने बताया सूर्य जब विषुवत रेखा के दक्षिण में विचलन करता है मतलब पहले सूर्य यहाँ पर होता है, जब यहाँ से इधर साइड जाता है, इधर से जब इधर साइड जाएगा ऐसे, तो ये दक्षिणायन होगा। मतलब जब पहले सूर्य की स्थिति कहाँ थी, यहाँ पर दिख रहा है अच्छे से। जब सूर्य की स्थिति विषुवत रेखा पर थी, जब सूर्य विषुवत रेखा से दक्षिण में जैसे जा रहा था, तब अब सूर्य अभी तक पहले देखो, अभी यहाँ पर क्या है, सूर्य कहाँ पर है, विचलन कर रहा है अभी कर्क रेखा पर। सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पर रही, सॉरी विषुवत रेखा पर। जब सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ रही तो दोनों गोलार्धों में दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होते हैं दोनों गोलार्धों में। क्लियर है? अब ये कब होता है मैं आगे भी बताऊंगा इसके बाद। तो दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। जब सूर्य और दोनों गोलार्धों में बराबर, जब दिन और रात बराबर होंगे तो दोनों गोलार्धों में क्या ठंडी और गर्मी बराबर पड़ रही होगी। उस समय ठंडी भी नॉर्मल होगी और गर्मी भी नॉर्मल होगी। जब सूर्य दक्षिणायन होता है, यानी कि विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर जैसे बढ़ता है, अब देखो जैसे दक्षिण की ओर बढ़ा तो सूर्य की किरणें ज़्यादा कहाँ पड़ेगी, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगी। जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें पड़ेगी तब ये क्या होने लगेगा, ये क्षेत्र गर्म होने लगेगा। जब ये क्षेत्र गर्म होने लगेगा तो इस क्षेत्र में यानी दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, गर्मी होना स्टार्ट हो जाएगी। और फिर जब सूर्य अभी यहाँ था, धीरे धीरे सूर्य विचलन करते हुए मकर रेखा में आ गया। जब सूर्य मकर रेखा में आ गया तो पूरा दक्षिणी गोलार्ध खूब गर्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर सूर्य दक्षिणायन से मकर रेखा से फिर आगे बढ़ेगा, तब भी अभी गर्मी होती रहेगी, मगर आपको धीरे धीरे कम होना शुरू होगी। फिर और आगे बढ़ेगा सूर्य विचलन करते हुए तो थोड़ा गर्मी कम होगी। इसके बाद सूर्य आगे और बढ़ेगा, जब विषुवत रेखा में जाएगा तब गर्मी नॉर्मल हो जाएगी, मतलब ठंडी और गर्मी बराबर हो जाएगी। ना तो ज़्यादा ठंडी होगी ना तो ज़्यादा गर्मी होगी, दिन और रात फिर से बराबर होंगे। इसके बाद जब सूर्य उत्तरायण होता है, मतलब उत्तर की ओर विचलन करता है, यानी कर्क रेखा के उत्तर में, यानी ऊपर जब विचलन करता है तो अभी जब यहाँ गर्मी हो रही थी तो यहाँ ठंडी हो रही होगी। अब जब सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत पड़ रही है तो ये नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, ठंडी होना स्टार्ट होगी। तो अब देखो, जब सूर्य आगे बढ़ा, दक्षिणी में उत्तरायण हो रहा था, तो यहाँ पर
गर्मी बढ़ रही थी, फिर आगे गया तो गर्मी बढ़ना स्टार्ट हुई, फिर और आगे गया तो और गर्मी हुई, और आगे गया जब कर्क रेखा में पहुंचा तो गर्मी अच्छा होने लगी। मतलब ये फिर उत्तरी गोलार्ध अच्छा गर्म हो गया। फिर इसके बाद फिर से सूर्य ऐसे धीरे धीरे विषुवत रेखा की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा था यहाँ पर, पहली बार जब सूर्य जो होता है 22 मार्च को पहली बार सूर्य कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। जब 22 मार्च के बाद यहाँ पर 22 मार्च, ठीक है, जब यहाँ से सूर्य यहाँ जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में जाएगा, तो 22 मार्च के बाद 21 जून को, यानी 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ लंबवत पड़ने लगती है? कर्क रेखा पर। ठीक है, अभी यहाँ पहुँच गया ना सूर्य, अभी यहाँ था, यानी कि 23 मार्च को सूर्य कहाँ था? विषुवत रेखा पर। अब 21 जून को कहाँ चला गया? कर्क रेखा पर। जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर पहुँचा है, तब देखो, इसके बाद 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है, मतलब विषुवत रेखा की ओर जाता है। जब सूर्य दोबारा विषुवत रेखा पर पहुँचता है तो कौन सा डेट होता है? ये 22 मार्च है, यहाँ पर 23 नहीं है, ये 22 मार्च, और दूसरी डेट होती है यहाँ पर 23 सितंबर। ठीक है, इसके बाद सूर्य विषुवत रेखा से दक्षिण में विचलन करता है। इसके बाद कहाँ पहुँचता है? मकर रेखा पे। मकर रेखा में कब जाता है? मैंने बताया मार्च के बाद जून में कहाँ पहुँचा? कर्क रेखा पे। कर्क रेखा के बाद फिर वापस विषुवत रेखा में आया तो 23 सितंबर को। फिर 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है, तब कहाँ पहुँचता है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को कहाँ पहुँचता है? मकर रेखा में। फिर मकर रेखा से जब सूर्य वापस होता है उल्टा यहाँ से, तो फिर कौन सी डेट आती है? मार्च के बाद, दिसंबर के बाद फिर से 22 मार्च। तो इस प्रकार से सूर्य की किरणें दो बार विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिस कारण से क्या होता है? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। अगर उत्तरी गोलार्ध में दिन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में रात होगी। अगर उत्तरी गोलार्ध में ठंडी होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी। ठीक है, मतलब अगर उत्तरी गोलार्ध में ठंडी हो रही है, ठंडी तो नहीं होगी ज़्यादा, नॉर्मल ठंडी होगी, तब उस टाइम पे दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? उस टाइम पे, इसी टाइम पे, यानी कि 22 दिसंबर के टाइम पे दोनों साइड ठंडी होगी, दोनों जगह ठंडी होगी। 22 दिसंबर और 23 सितंबर के 22 मार्च और 23 सितंबर के दिन दोनों गोलार्ध में क्या होगी? ठंडी होगी बराबर, और दोनों गोलार्ध में गर्मी बराबर होगी। जितनी उत्तरी गोलार्ध में होगी उतनी ही दक्षिणी गोलार्ध में होगी। क्लियर है? मतलब इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि एक साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन और रात बराबर होते हैं। वो दिन कौन से होते हैं? 22 मार्च और 23 सितंबर। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत पड़ती है। जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती तो दोनों गोलार्धों में बराबर लाइट जाती, दोनों गोलार्धों में, तो क्या होता है कि दोनों गोलार्धों में दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे दिन रात होते, इसको आगे के चैप्टर में हम जब पढ़ेंगे कभी, उसके बाद हम इसके बारे में अच्छे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? लेकिन अब ये यहाँ पर जो हम पढ़ रहे थे ITCZ के बारे में, क्योंकि ITCZ जो है कि सूर्य के साथ नीचे ऊपर होता है, मतलब इसी क्षेत्र में ITCZ सूर्य जो है इस क्षेत्र में विचलन करता है। इस क्षेत्र में कहते हो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सूर्य क्या करता है? विचलन करता है। जब सूर्य विचलन करता है तो सूर्य के साथ ही ITCZ जो होता है वो भी उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है, मतलब उसके साथ मूव करता रहता है। तो मैं क्या बताता हूँ, 22 मार्च को जब सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ती है, सूर्य की किरणें 22 मार्च के बाद सूर्य की किरणें क्या होती है? उत्तरायण होने लगती है। 22 मार्च को सूर्य की किरणें मकर विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। 22 मार्च के बाद सूर्य कहाँ की ओर होता है? उत्तर की ओर विचलन करता है। जब उत्तर की ओर विचलन करता है 22 मार्च के बाद, ठीक है, तो अब आप हेडिंग में डालोगे, हेडिंग में लिखो मार्च और अप्रैल के महीने में
मौसम की क्रियाविधि लिखोगे, मार्च और अप्रैल के महीने में मौसम की क्रियाविधि। मार्च और अप्रैल के महीने में, मार्च और अप्रैल के महीने में मौसम की क्रियाविधि। ये किसके अंतर्गत हेडिंग डालेंगे? हेडिंग सबसे आज की मेन हेडिंग होगी ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। तो ग्रीष्म ऋतु में आज की पहली हेडिंग होगी ग्रीष्म ऋतु के अंदर ही मार्च और अप्रैल के महीने में मौसम की क्रियाविधि। तो आप लिखोगे 22 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है। 22 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है। इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, कर्क रेखा पर कब होता है? 21 जून को। और मकर रेखा पर कब जाता है? 22 दिसंबर को। तो 22 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ मार्च और अप्रैल के महीने में पश्चिमोत्तर भारत में, मार्च और अप्रैल के महीने में पश्चिमोत्तर भारत में, या फिर ऐसा लिख सकते हो पश्चिम भारत में या पश्चिमोत्तर भारत गर्म होने लगता है, ऐसा लिखो इसको। मार्च और 22 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है। 22 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है। तब मार्च और अप्रैल के महीने में पश्चिम भारत गर्म होने लगता है, जिसके चलते पश्चिमोत्तर भारत में वायुमंडल में एक निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर वायुमंडल में निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मैंने क्या बताया? पश्चिमोत्तर भारत में 22 मार्च के बाद सूर्य की कहाँ होता है? उत्तरायण होने लगता है, यहाँ से 22 मार्च के बाद। तो जिसके चलते अप्रैल और मार्च और अप्रैल के महीने में पश्चिमोत्तर भारत गर्म होने लगता है, जिसके चलते यहाँ पर पश्चिमोत्तर भारत में वायुमंडल में निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस निम्न वायु दाब के क्षेत्र को भरने के लिए ये जो एलपी लिखा है, लो प्रेशर जोन, ये कैसे होता है? ये कैसे होता है कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तो निम्न वायु दाब का क्षेत्र कैसे होता है कि कि यहाँ पर कि गर्म हवाएं हो करके ऊपर उठने लगती हैं, जिस कारण से वो क्षेत्र निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। और जब वो क्षेत्र निम्न वायु दाब का क्षेत्र हो जाता है तो चारों तरफ से या दोनों गोलार्धों से हवाएं आने लगती। तो ये उत्तरी गोलार्ध में, तब दक्षिणी गोलार्ध में तो आएगी नहीं, अभी यहाँ आएगी, लेकिन बाद में बताऊंगा कैसे आती। तो अभी आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि उत्तरी भारत में प्रवाहित होने वाली हवाएं या स्थानीय हवाएं उस लो प्रेशर जोन को भरने के लिए लो प्रेशर जोन की ओर प्रवाहित होने लगती हैं, जो कि ये बने हुए हैं। ठीक है, तो इस निम्न वायु दाब के क्षेत्र को भरने के लिए उत्तर भारत में स्थानीय हवाएं चलने लगती हैं, क्योंकि निम्न वायु दाब का क्षेत्र अभी इतना शक्तिशाली नहीं होता है कि हिंद महासागर अर्थात बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से, हिंद महासागर अर्थात बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखाओं से हिंद महासागर अर्थात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखाओं से हवाओं को अपनी ओर खींच सके। ये जो लो प्रेशर जोन
का निर्माण होता है या उत्पन्न होता है यहाँ पर। कैसे हुआ? जब सूर्य 22 मार्च के बाद, जब सूर्य 22 मार्च के बाद उत्तरायण होता है, 22 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होता है, तब यहाँ पर पश्चिमोत्तर भारत में एक वायुमंडल में निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये जो निम्न वायु दाब का जो क्षेत्र है, ये इतना शक्तिशाली नहीं होता है कि हिंद महासागर से आने वाली हवाओं, हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली हवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर सके या खींच सके। परिणाम स्वरूप आगे क्या होता है? परिणाम स्वरूप पूरे उत्तर भारत में निम्न वायु दाब के क्षेत्र को भरने के लिए, पूरे उत्तर भारत में निम्न वायु दाब के क्षेत्र को भरने के लिए पूरे उत्तर भारत में निम्न वायु दाब के क्षेत्र को भरने के लिए प्रवाहित होने वाली हवाएं, उत्तर भारत में जो प्रवाहित होती हैं हवाएं या चलने वाली, उत्तर भारत में चलने वाली हवाएं इस निम्न वायु दाब के क्षेत्र को भरने के लिए आगे की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। ठीक है, हमने क्या बताया? आगे की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। आगे की ओर जब ये प्रवाहित होती हैं तो आपस में टकराती हैं और फिर ऊपर उड़ जाती हैं। जब ये हवाएं, उस स्टार्टिंग में हमने बताया था, ऐसे हम बना करके बनाए थे ना, ये, और यहाँ पर 0 और यहाँ पर H और यहाँ पर H बनाए थे ना, और ये लो प्रेशर था। ये 0 क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है, और L क्या है? लो प्रेशर है। ये H हाई प्रेशर है, ये H हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन पे जो हवाएं प्रवाहित हो रही थी, यहाँ से ये प्रवाहित हो रही थी, यहाँ पर आई, लो प्रेशर जोन पे आई, यहाँ पर टकरा करके दोनों हवाएं ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगी। ठीक है, जब ये हवाएं आगे यहाँ पर लो प्रेशर जोन को भरने के लिए आगे प्रवाहित हुई, तो ये हवाएं आपस में टकरा करके ऊपर की ओर बहने लगी या ऊपर की ओर जाने लगी। ठीक है, और ये हवाएं, चूँकि ये हवाएं क्या होती हैं? बहुत सूक्ष्म होती हैं, ये हवाएं नमी युक्त नहीं होती। इस कारण से इन हवाओं के द्वारा उत्तर भारत में वर्षा, मार्च और अप्रैल के महीने में वर्षा नहीं होती है। ठीक है, और बल्कि वर्षाएं नहीं होती, बल्कि पूरे उत्तर भारत में यहाँ से और यहाँ पूरा उत्तर भारत में, मतलब कर्क रेखा के ऊपर उत्तर भारत में हवाएं बहुत तेज हवाएं धूल के साथ उड़ने लगती हैं। आप लोग देखेंगे शाम के 4 बजे 5 बजे के लगभग गर्मी, मार्च अप्रैल के मौसम में, गर्मी के दिनों में हवाएं खूब तेज चलने लगती हैं, लेकिन उसके बावजूद उसमें वर्षा नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर इन जो हवाएं जो चलती हैं, ये हवाओं में इतनी शक्ति नहीं होती कि यहाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर अर्थात हिंद महासागर में बहने वाली हवाएं, जो हिंद महासागर के ऊपर जो हवाएं चलती हैं, उन हवाओं को ये अपने ऊपर खींच सके। इसमें इतनी शक्ति नहीं होती, जिस कारण से उस टाइम पे वर्षा नहीं होती। क्लियर है? लेकिन होगी वर्षा यहाँ पर। वो होगी कैसे, आगे बताऊँगा। मगर इतना जानो कि गर्मी के दिनों में, जब मार्च अप्रैल के महीने में जब देखोगे कि खूब हवाएं चलती हैं, आंधी तूफान आती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन आंधी तूफानों से वर्षा नहीं होती। लेकिन जब जो जून जुलाई में हवाएं आती हैं, जून जुलाई में, उसके कारण जो हवाएं आती है, उसके कारण मानसून आता है, और उस मानसून के कारण वर्षा होने लगती है। तो उसको बताऊंगा आगे। क्लियर है? अब हेडिंग में लिखो अभी मार्च और अप्रैल के महीने मौसम क्रिया विधि लिखी। अब आगे लिखो मई के महीने में मौसम की क्रिया विधि। मई के मौसम में 22 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होता रहता है। मई महीने का मौसम, ये लिख लो, मई का मौसम। ठीक है, मई महीने का मौसम। जब सूर्य 22 मार्च के बाद उत्तरायण होता है, तो ITCZ भी उत्तरायण
की ओर या उत्तर की ओर खिसकने लगता है। मई महीने के, हाँ मैं जैसे बोलूँ वैसे लिखना, जब सूर्य 22 मार्च के बाद उत्तरायण होता है तो ITCZ भी, ITCZ मैंने बताया इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, हिंदी में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्लियर है? तो ITCZ इतना बड़ा नाम तो मैं बोलूँगा तो थोड़ा समस्या भी होगी और बार बार वही नाम बोलना ठीक नहीं लगेगा, इसलिए शॉर्ट में ITCZ ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है? तो जब 22 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है तो ITCZ भी सूर्य के साथ साथ उत्तर की ओर खिसकने लगता है या उत्तर की ओर बढ़ने लगता है। मई महीने के पहले सप्ताह, या इसको ऐसे लिखो, अप्रैल महीने के लास्ट में, अप्रैल महीने के लास्ट या अप्रैल महीने के अंतिम दिनों में तथा मई महीने के प्रारंभिक में, ठीक है, ITCZ भारतीय उपमहाद्वीप के, मैंने क्या बताया, अप्रैल के लास्ट, अप्रैल का लास्ट, अप्रैल का लास्ट और मई का फर्स्ट, फर्स्ट मई तक या लास्ट अप्रैल तक। मैंने क्या होता है, मार्च 22 मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ITCZ भी उत्तर की ओर खिसकने लगता है। फिर आगे लिखोगे अप्रैल के अंतिम दिनों में और तथा मई के प्रारंभिक दिनों में ITCZ पश्चिमोत्तर भारत में, ITCZ पश्चिमोत्तर भारत में नहीं मैंने गलत बोल दिया, पश्चिमोत्तर नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में, भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण भारत में, हाँ ऐसा लिखोगे, अप्रैल महीने के लास्ट और मई महीने के प्रारंभिक में ITCZ भारत के यानी प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण में, प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण में दक्षिणी छोर पर प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण दक्षिण भारत में हवाएं निम्न वायुदाब के क्षेत्र को भरने के लिए आगे की ओर चल पड़ती हैं और ये हवाएं आपस में टकराकर ऊपर उठती हैं। जैसे मैंने ये बताया ना, है ना, ये क्या दिख रहा है, ये हवाएं दोनों तरफ से, ये क्या है, ये जो, अब इसके बारे में थोड़ा बता दूं, ये जो राउंड करके बना हो स्प्रिंग के शेप में, ये है हमारा कन्वर्जन जोन या ITCZ, फिर ये ITCZ, फिर ये ITCZ, फिर ITCZ, फिर ये ITCZ, ये कर्क रेखा पर जब पहुंचता है, ठीक है। तो मैं क्या बताया कि अप्रैल महीने के लास्ट में और मई महीने के प्रारंभ में, मतलब यहाँ पर कुछ होगा, इधर होगा, ठीक है। जब ये दक्षिण भारत में पहुँचता है, तो इस ITCZ को क्या बोल रहा हूँ, लो प्रेशर हवा है ना, सॉरी, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। जब ये ITCZ का यहाँ पर निर्माण हो जाता है, ITCZ का निर्माण हो जाता है या लो प्रेशर जोन का निर्माण होता है, तो इसको भरने के लिए दोनों तरफ से क्या है, हवाएं चलने लगती हैं। ठीक है, क्लियर है। ITCZ का जब यहाँ पर निर्माण हो जाता है तो इस ITCZ को या लो प्रेशर जोन को भरने के लिए दोनों तरफ से हवाएं चलने लगती हैं। जब ये हवाएं आगे बढ़ती हैं और आपस में टकरा कर ऊपर उठती हैं तो ये हवाओं के द्वारा ये हवाएं उठती हैं, ठीक है। फिर ऐसे बढ़ते समय के साथ ये एक समय ऐसा आता है कि ये ITCZ कहाँ पहुँचता है, कर्क रेखा के पास। और ITCZ, जब ये ITCZ आगे पहुँच जाता है तो इस ITCZ के बाद जब ये ITCZ पहुंच जाता है, अभी तो स्टार्टिंग में दक्षिण भारत में था, अब धीरे धीरे बढ़ते भारत में, मध्य भारत में पहुंच जाता है, उत्तर भारत की ओर पहुंच जाता है। जब ये ITCZ यहाँ पहुंचता है तो इस ITCZ में, अभी देख लो, इस ITCZ के द्वारा पश्चिम भारत में यानी कि पश्चिम बंगाल में
इस ITCZ का सबसे ज़्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जिस कारण से पश्चिम बंगाल में बहुत आंधी तूफान चलती हैं, आंधी तूफानें चलती हैं, और जिन्हें हम काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। अगर उन आंधी तूफानों में नमी की आर्द्रता होती है तो खूब सारा वहाँ वर्षा होती है, और उन्हीं आंधी तूफानों को हम वहाँ पर पश्चिम बंगाल में क्या नाम देते हैं? काल बैसाखी। ठीक है। अब मैं जैसे बोलता हूँ लिख लेना। मैंने क्या बताया? 22 मार्च के बाद सूर्य जब उत्तरायण होता है तो ITCZ दक्षिण भारत में, ITCZ दक्षिण भारत में ITCZ दक्षिण भारत में क्या होता है? प्रवेश कर जाता है, या ITCZ का निर्माण हो जाता है, या अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसे भरने के लिए या लो प्रेशर जोन को भरने के लिए दोनों ओर से हवाएं चल पड़ती हैं, दोनों ओर से हवाएं चल पड़ती हैं। और ये लो प्रेशर जोन को भरने के लिए दोनों ओर से हवाएं चल पड़ती हैं, और ये हवाएं आपस में टकराकर ऊपर की ओर उठती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में वर्षा होती है। बोलो सर यहाँ पर कैसे हो रही, यहाँ क्यों नहीं हो रही? क्योंकि दक्षिण भारत में वर्षा इसलिए हो रही है क्योंकि जो हवाएं हैं, इस हवाएं जो चलती हैं, तो इधर है समुद्र, इधर समुद्र है, इन दोनों ओर समुद्र होने के कारण दक्षिण भारत में वर्षा होती है। ठीक है। अरब सागर, आगे लिखो, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी बहुत नज़दीक होने के कारण वायुमंडल में नमी की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी बहुत नज़दीक होने के कारण वायुमंडल में अर्थात हवाओं में नमी की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। इस कारण से दक्षिण भारत में वर्षा होती है। ये वास्तव में मानसूनी वर्षा नहीं होती हैं, क्यों? हमारे भारत में मानसून कब आता है? 1 जून को आता है, लेकिन ये वर्षा कब हो रही है? 5 मई, 6 मई, 10 मई, ऐसे। तो इन्हें जब मानसूनी वर्षा नहीं होती तो इन्हें क्या बोलते हैं? मानसून पूर्व फव्वार। इन्हें क्या बोलते हैं? मानसून पूर्व फव्वार। जब ये वर्षा, इन्हें मानसून पूर्व फव्वार क्यों बोलते हैं? ये वर्षा मानसून के पहले हो रही है। ये मानसून के पहले क्यों हो रही है? क्योंकि भारत में ITCZ जो है, भारत में ITCZ प्रवेश कर चुका है, या भारत में ITCZ जोन का निर्माण हो चुका है, जिस कारण से उस ITCZ को भरने के लिए दोनों ओर से हवाएं चल पड़ती हैं। जब हवाएं चल पड़ती हैं तो आपस में टकराकर ऊपर उठती हैं, और आपस में टकराकर ऊपर उठती हैं तो उन हवाओं में नमी की मात्रा होती है। क्यों? क्योंकि इधर समुद्र और इधर समुद्र, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों बहुत पास में होने के कारण ऊपर वायुमंडल में प्रवाहित होने वाली हवाएं यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में नमी को चुरा लेती हैं, या नमी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती, जिस कारण से दक्षिण भारत में वर्षा होती है। इसे ही हम मानसून पूर्व फव्वार कहते हैं। मानसून पूर्व फव्वार मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में होता है। मैंने बताया मानसून पूर्व फव्वार जो होता है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में होता है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में होता है। अलग अलग राज्यों में मानसून पूर्व फव्वार को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे लिखो, केरल में वर्षा होती है, मानसून पूर्व जो फव्वार जिसे हम बोलते हैं, तो उसे केरल में किस नाम से जानते हैं? जो वर्षा होती मानसून के पहले जो वर्षा होती है उसे हम केरल में फूलों वाली वर्षा या आम्र वर्षा कहते हैं। क्या बोलते हैं? फूलों वाली वर्षा या इसे ही आम्र वर्षा कहते हैं। आम्र वर्षा।
अगर एग्जाम में पूछता है कि फूलों वाली वर्षा क्या है, या बोलता है मानसून पूर्व फव्वार क्या है, तो आप क्या लगाओगे? मानसून पूर्व फव्वार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में होने वाली वर्षा है। या फिर केरल में अगर ऑप्शन में देता है मानसून पूर्व फव्वार क्या है, ऑप्शन में दिए रहेगा कौन कौन से राज्य हैं, तो आप लगा सकते हो। ठीक है, तो फूलों वाली वर्षा आम्र वर्षा है, फूलों वाली वर्षा या आम्र वर्षा, ये दोनों एक ही नाम है। ये कौन सी वर्षा है? इसी को बोलते हैं मानसून पूर्व फव्वार। मानसून पूर्व फव्वार, ठीक है। जो बूंदाबांदी होती है ना, उसी को बोलते हैं फव्वार। तो मानसून के पहले जो बूंदाबांदी होती है, आमतौर पूरे भारत में होती है, जो थोड़ा थोड़ा वर्षा, उसी को फव्वारे बोलते हैं। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है इसको मानसून पूर्व फव्वार बोलते हैं। क्यों? मानसून फव्वार बोलते हैं। लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। केरल में फूलों की वर्षा और आम्र वर्षा, क्योंकि केरल में फूलों के लिए और आम्र वर्षा आम की खेती के लिए दोनों बहुत लाभदायक होता है। ठीक है, इसलिए केरल में फूलों वाली वर्षा आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। दूसरा है कर्नाटक में। कर्नाटक में इसी मानसून पूर्व फव्वार को कर्नाटक में किस नाम से जानते हैं? कर्नाटक में कॉफी वर्षा के नाम से जानते हैं। कॉफी वर्षा, इसी मानसून पूर्व फव्वार को कर्नाटक में कॉफी वर्षा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे लिखो ITCZ लगातार उत्तर की ओर। अब देखो, अभी तो ये भारत में ITCZ प्रवेश हुआ है। अब ये ITCZ जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होगा वैसे वैसे ITCZ आगे की ओर मूव करता जाएगा। तो अब आगे लिखो, भारत में, मैंने क्या बोला? लगातार, उत्तर की ओर जैसे जैसे सूर्य उत्तर की ओर, जैसे जैसे सूर्य उत्तर की ओर उत्तरायण होगा, या जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होगा वैसे वैसे ITCZ भी उत्तर की ओर खिसकता जाएगा। और मई महीने के अंत में, ये दिखाया ना 20 मार्च को यहाँ था, मई महीने के अंत आ गए यहाँ पर। और मई महीने के अंत में, अभी तक मैंने क्या लिखवाया? खिसकता जाएगा। आगे लिखोगे, और मई महीने के अंत में ITCZ जब कर्क रेखा के आसपास पहुंच जाता है तो पश्चिम बंगाल में मौसमी हलचल का केंद्र बन जाता है। जब ITCZ कर्क रेखा के आसपास पहुंच जाता है तो पश्चिम बंगाल मौसमी हलचल का केंद्र बन जाता है। इसी समय पश्चिम बंगाल में बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिस कारण से इन हवाओं में, अगर इन हवाओं में नमी की मात्रा अच्छी होती तो बहुत खतरनाक वर्षा होती है, और इन हवाओं में नमी की मात्रा नहीं होती है तो ये हवाएं पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में इतनी तेज़ से हवाएं चलती, जिस कारण से उस क्षेत्र में तबाही मचा देती हैं, जिस कारण से इन हवाओं का नाम हम क्या देते हैं? काल बैसाखी। क्लियर है? अब मई के बाद जून का महीना देख लो, इसके बाद हम नेक्स्ट कल क्लियर करेंगे, इसके बाद अगला वीडियो में। ठीक है, देखो जून का महीना सूर्य की किरणें जून के महीने का मौसम लिखो। सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर 21 जून को पहुंचती हैं, लेकिन 1 जून आते आते ITCZ अपने सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर पहुंचती हैं, लेकिन ITCZ 1 जून को, यानी कि 1 जून को भारत में, पश्चिमोत्तर भारत महाद्वीप या पश्चिमोत्तर भारत में अपने आप को स्थापित कर लेता है। पश्चिमोत्तर भारत यहाँ
1 जून आते आते ITCZ अपने आप को यहाँ पर स्थापित कर लेता, लेकिन इसके बावजूद हम क्या जानते हैं, 21 जून को सूर्य की किरणें बाहर कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती, लेकिन इसके बावजूद ITCZ 1 जून तक आते आते अपने आप को यहाँ पर स्थापित कर लेता है और निम्न वायु दाब का क्षेत्र का निर्माण करता है। ठीक है, जब निम्न वायु दाब का क्षेत्र का निर्माण होता है तो इस निम्न दाब वायु दाब के क्षेत्र को भरने के लिए इधर से हवाएं चल पड़ती हैं और आपस में टकराकर ऊपर 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 चल पड़ती हैं। चूँकि इन हवाओं में नमी की मात्रा नहीं होती है, इस कारण से ये उत्तर भारत में वर्षा नहीं कर पाती हैं। आगे लिखोगे, ये निम्न वायु दाब का क्षेत्र इतना शक्तिशाली नहीं होता है कि अरब सागर और पश्चिम बंगाल में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली हवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर सके। ठीक है, नहीं कर सकता ना, जिस कारण से हवा नहीं होती। आगे लिखोगे, इन हवाओं उत्तर भारत में चलने वाली हवाएं लो प्रेशर जोन को भरने के लिए प्रवाहित आगे की ओर बढ़ती हैं और आपस में टकरा करके ऊपर की ओर बहने लगती हैं, प्रवाहित होने लगती हैं। ठीक है, चूँकि इन हवाओं में नमी की मात्रा नहीं होती, ये हवाएं पूरे उत्तर भारत में प्रवाहित होती हैं। इन हवाओं में ये हवाएं शुष्क हवाएं होती हैं, जिस कारण से पूरे उत्तर भारत में प्रवाहित होते हैं। इसी कारण से गर्मी के दिनों में जून के मौसम में उत्तर भारत में वर्षा नहीं होती है। ठीक है, जून महीने के प्रारंभ में पूरे भारत में बहुत गर्म हवाएं चलती हैं। जून महीने के प्रारंभ में मैंने क्या बताया, 1 जून को ये अपने आप को यहाँ स्थापित कर लेता, तो जून महीने के प्रारंभ में पूरे उत्तर भारत में गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें हम लू के नाम से जानते हैं। लू मतलब ये उत्तर भारत में चलते हैं। गर्मी के दिनों में देखे सुने होंगे, घर में कि घर के लोग बोलते हैं कि लू लग जाएगी, बाहर मत निकलना, या पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इन्हीं हवाओं के कारण बोलते हैं। तो वही चीज़ है कि गर्मी के दिनों में इन हवाओं में ये हवाएं इतनी शुष्क होती हैं, इनमें नमी की मात्रा नहीं होती हैं, जिस कारण से इन हवाओं में नमी की मात्रा नहीं होती है, इतनी शुष्क होती हैं कि बॉडी के अंदर जो पानी होता है उसको भी ये खींच लेती हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि खाली यानी खुले बॉडी में धूप में घूमना सही ठीक नहीं है शरीर के लिए, इसलिए बोलते हैं जब भी धूप में जाओ तो कपड़े ढक करके धूप में जाओ, जब ये लू चलते हैं उत्तर भारत में। लू अत्यधिक गर्म और शुष्क वायु है, इसमें नमी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। यही कारण है कि यह हवाएं स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होती हैं। यही चीज़ अभी मैंने बताया था, वही चीज़ अब लिखवा रहा हूँ। ठीक है, जब पश्चिमोत्तर भारत में विकसित ITCZ 1 जून के आसपास बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है। जब पश्चिमोत्तर भारत में विकसित ITCZ 1 जून के पास बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है, तो ये हिंद महासागर की, मतलब ये क्या कह रहा है मालूम, 1 जून के आसपास जब 1 जून तक अपने आप को यहाँ ITCZ क्या हुआ, स्थापित कर लिया, यानी कि यहाँ पर अपने आप को रोक लिया। कुछ दिनों में ITCZ इतना शक्तिशाली हो जाता है जिस कारण से हिंद महासागर और अरब बंगाल की खाड़ी में जो हवाएं प्रवाहित होती हैं, उन हवाओं को अपनी ओर ये यहाँ तक खींच लेता है, जिस कारण से भारत में वर्षा होना शुरू होती है। ठीक है, तो यही कारण है, जब ITCZ जब बहुत शक्तिशाली हो जाता है तो सबसे पहले बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं, जिस कारण से भारत के सबसे पहले केरल के तट कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। ठीक है, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब कल हम पढ़ेंगे, अभी देखो इसको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। मार्च और अप्रैल के महीने में थोड़ा सा रिवीजन कर दूँ, इसके बाद आज ख़त्म। मार्च और अप्रैल के महीने हमने बताया था
सूर्य जो है 22 मार्च के बाद कर्क रेखा की ओर उत्तरायण होता है। सूर्य 22 मार्च के बाद कर्क रेखा की ओर उत्तरायण होता है, जिसके कारण हमने ये बताया था कि निम्न वायुदाब के क्षेत्र का निर्माण होता है। उस निम्न वायुदाब के क्षेत्र को भरने के लिए चारों ओर से हवाएं चलने लगती है और ऊपर उड़ जाती हैं। चूँकि उन हवाओं में हमने ये बताया, चूँकि उन हवाओं में क्या है, ये हवाएं इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि ये हवाएं यहाँ के बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवाहित होने वाली हवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर सके, ठीक है, क्योंकि उनमें से इतनी शक्ति नहीं होती, इस कारण से खींच नहीं सकता। जब ये खींच नहीं सकता है तो वर्षा नहीं होगी, क्योंकि नमी की मात्रा नहीं होगी। दूसरा नेक्स्ट मैंने बताया था मई के मौसम में। मई के मौसम में मैंने बताया था ITCZ अप्रैल और मई के लास्ट, अप्रैल के लास्ट में और मई के स्टार्टिंग में ITCZ भारत में स्थापित होता है। और भारत में जब स्थापित होता है तो उसके कारण उस ITCZ को भरने के लिए दोनों ओर से हवाएं चलने लगती हैं, और जब हवाएं चलने लगती हैं तो चलने के बाद आपस में टकरा कर ऊपर उठती हैं। जब ऊपर उठती हैं तो ये वर्षा कर देती। क्यों करती हैं? क्योंकि ये हवाएं, ये जो ITCZ होता है, ये जो होता है ITCZ जिस क्षेत्र में स्थापित हुआ है उसके दोनों तरफ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो है बहुत पास में। इस कारण से ये हवा ऊपर उठ करके उनसे नमी चुरा लेती है और आपस में चुराने के बाद उन नमियों को वहाँ पर छोड़ देती है यहाँ पर। इस कारण से यहाँ पर वर्षा होती है। इसके बाद हमने बताया कि इन ITCZ, ये मैंने क्या बताया, वर्षा होती है। इनको हम मानसून पूर्व फव्वार बोलते हैं। क्या बताया? मानसून पूर्व फव्वार बोलते हैं। अलग अलग राज्यों में ये वर्षाएँ मुख्यतः 3 राज्यों में होती है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। अलग अलग राज्यों में अलग नामों से जानते हैं। केरल में किस नाम से जानते हैं? आम्र वर्षा और फूलों की वर्षा। और कर्नाटक में किस नाम से जानते हैं हम? कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमने बताया पश्चिम बंगाल में मई के महीने तक हमने, इसके बाद हम बताया कि जब ये ITCZ मई महीने के अंत तक जब पश्चिम बंगाल और कर्क रेखा के आसपास पहुंच जाता तो इस ITCZ का सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ता? पश्चिम बंगाल में। इस ITCZ का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है क्योंकि वहाँ पर पश्चिम बंगाल में मानसूनी हलचलें होने लगती हैं। जब मानसूनी हलचलें होने लगती हैं तो वहाँ पर आंधी तूफान चलती हैं। तो कई बार होता है कि खूब बहुत खतरनाक भयंकर वर्षा होती है और यह भयंकर तूफान चलते हैं, जिस कारण से उस क्षेत्र में बहुत धन की हानि होती है, जान मन की हानि होती है। तो इस कारण से जो हवाएं चलती उन हवाओं को क्या नाम दिए हैं? काल बैसाखी। काल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। और बैसाखी क्यों नाम दिए हैं इसका? बैसाखी क्योंकि वो बैसाख महीने के हिंदी कैलेंडर के अनुसार वो महीना बैसाख होता है, तो इस कारण से इस हवा का नाम काल बोल दिया और महीने का नाम जोड़ दिया बैसाखी। तो ये क्या हो गया? काल बैसाखी। क्लियर है? इसके बाद हमने क्या बताया? जून महीने में हमने क्या बताया? जब सूर्य की किरणें लंबवत किरणें सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून को पड़ती, लेकिन इसके बावजूद ITCZ अपने आप को 1 जून तक कहाँ पर? पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित कर लेता है। इस ITCZ को भरने के लिए ये जो हवाएं चलती हैं वो हवाएं आपस में टकराकर ऊपर उठती हैं, लेकिन ये हवा ऊपर उठने के बाद ये वर्षा नहीं करती हैं, क्योंकि इन हवाओं में क्या है? नमी की मात्रा नहीं होती। जब नमी की मात्रा नहीं होती तो ये हवाएं भारत में वर्षा नहीं करती। उत्तर भारत में जो गर्म हवाएं चलती हैं उन हवाओं को क्या नाम से जानते हैं? लू के नाम से जानते हैं। ये तो था रिकॉल। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे। धन्यवाद।